एक ऐसी टीम जिसको देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इन दिस पीएसएल। फैन एंगेजमेंट इस टीम की कमाल की है। ऑन पेपर भी ये टीम सॉलिड है, लेकिन इसके नाम की वजह से इसको बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पिंडीज की, जिसका पहले नाम रखा गया पिंडीज। फिर पीएसएल वालों ने बोला नहीं भाई, जिस शहर की आपने टीम ली है उस शहर की रिप्रेजेंटेशन इन द नेम लाजमी होनी चाहिए। तो फिर इन्होंने नाम चेंज करके फाइनल नाम जो अभी तक चल रहा है वो है रावलपिंडीज। अंडर द कैप्टनसी ऑफ मोहम्मद रिजवान ये टीम खेलेगी। मोहम्मद रिजवान वो कैप्टन है जो कि पीएसएल के वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन माने जाते हैं। एक दफा पीएसएल जीता भी है, 2 फाइनल्स भी खेले हुए अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रॉफी। सो एक अच्छे कप्तान रहे हैं। देखते हैं इस टीम को कहां तक लेके जाते हैं। आज के दिन इनका स्क्वाड देखेंगे, उस स्क्वाड के अंदर जो वीकनेसेस हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसके ऊपर बात करेंगे और फिर अपनी प्लेइंग 11 बनाएंगे। ऑब्वियसली ये सारी चीजें मेरा अपना ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं थ्रू योर कमेंट। सबसे पहले इस टीम को देखते हैं, इनके स्क्वाड को देखते हैं। मोहम्मद रिजवान कप्तान रहेंगे, सैम बिलिंग्स, जलाद खान, यासिर खान, नसीम शाह, रिशाद हुसैन, डैरल मिचेल, मोहम्मद आमिर, अब्दुल्ला फजल, अमाद बट। फ्रॉस्टर मौजूद हैं इसके अंदर, लॉरी एवंस हैं, आसिफ आफरीदी, कामरान गुलाम, फवाद अली, मोहम्मद आमिर खान, शाजेब खान, जैक फ्रेजर मगग एंड साद मसूद भी मौजूद हैं। अब्दुल्ला फजल, इनके बारे में हम लोगों ने बहुत बात की है इन आवर फेसबुक पेज एज वेल एज इन द शॉर्ट विच वी अपलोडेड येस्टरडे। सो अगर आप इनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्क्वाड एक मुझे अच्छा स्क्वाड लगता है। फ्रेजर मगग इनकी डायरेक्ट साइनिंग है। इसके अलावा साद मसूद की अगर मैं बात करूं तो इनको ट्रेड किया गया। ऑब्वियसली इज अ पिंडी बॉय, उसको लेके आया गया एट हिज होम टाउन। फिर उसके बाद मोहम्मद आमिर पहली दफा अपने होम से खेलेंगे रावलपिंडी से। सो मजा आने वाला है और मजा इस वजह से आने वाला है बिकॉज इस टीम की फैन एंगेजमेंट ऑन देयर सोशल मीडिया कमाल की है, एज वेल एज इनके पास अपना होम ग्राउंड भी मौजूद है, जिसकी वजह से इनकी जो टीम है उसको एक सपोर्ट भी मिलेगी एंड आप देखेंगे कि ग्राउंड्स भरे हुए होंगे। अगर इस स्क्वाड के अंदर हम लोग बॉलिंग लाइनअप की बात करें सो इनकी बॉलिंग इनकी वन ऑफ द स्ट्रेंथ है, जिसमें एक वेल राउंडेड बॉलिंग लाइनअप है। अनफॉर्चुनेटली जमान खान इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से शायद थोड़ा सा इशू इन्हें फेस करना पड़े, लेकिन जब वो थे तो ये इस बॉलिंग लाइनअप के अंदर ईच एंड एवरीथिंग मौजूद थी। आई मीन मोहम्मद आमिर एंड नसीम शाह वो बॉलर्स हैं जो कि नया बॉल करने जाते हैं। जमान खान था तो इनको भरोसा था कि जमान पुराना बॉल और डेथ बॉलिंग में हमें बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है। अनफॉर्चुनेटली उनका शोल्डर डिसलोकेट हुआ है एंड विश हिम स्पीडी रिकवरी। वो पीएसएल का पार्ट नहीं होंगे, उनकी जगह जलाद खान को लेके आया गया है। लेकिन अभी भी अगर मैं बॉलिंग देखूँ इनकी सो एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, जिसके अंदर आपको 2 रिस्ट स्पिनर रिशाद एंड साद मसूद मिल जाएंगे। उसके बाद फास्ट बॉलिंग अगर आप देखो तो आमिर एंड नसीम का एक्सपीरियंस मौजूद है। फिर इसके बाद अमाद बट का भी होना बहुत फ़ायदा है क्योंकि वो भी अच्छे ओवर्स करवा लेते हैं इन द मिडल। उसके बाद आसिफ आफरीदी, एक ऐसा नाम जिसको सब प्रेस करना भूल जाते हैं, लेकिन ही इज़ वन ऑफ द मैन जो एक पिवटल रीज़न था लास्ट ईयर की लाहौर कलंदर की ट्रॉफी का। पावर प्ले के अंदर बॉल करते थे, 4 ओवर 30, 4 ओवर 25, 4 ओवर 26, 1 आउट 2 आउट, इस तरीके के उनके स्पेल्स होते थे और लाहौर को उन्होंने बहुत फ़ायदा पहुंचाया पिछले साल। सो रावलपिंडी इनकी सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकता है इस साल अगर इनको लाइनअप के अंदर डाले। सो ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। कभी विकेट्स लेंगे, लेकिन अगर विकेट्स नहीं भी लेंगे तो ये गारंटी है कि वो रन रेट को और अपनी इकोनॉमी को बड़ा अच्छा मेंटेन करके रखेंगे। सो इट इज़ वन ऑफ देयर स्ट्रेंथ इनकी बॉलिंग अगर मैं बात करूं। फिर इसके बाद इनकी सेकंड स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो वो है इनका ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर, जिसके अंदर कामरान गुलाम, डैरल मिचेल एज वेल एज सैम बिलिंग्स जैसे प्लेयर्स मौजूद हैं। कामरान गुलाम मतलब जो कामरान गुलाम को अंडररेट कर रहा है ना, आई गेस उसने नेशनल टी20 नहीं देखा है। जो परफॉर्मेंसेस कामरान गुलाम की रही है नेशनल टी20 में, दोज वर अमेजिंग। जिस तरीके से उसने बैटिंग की है नेशनल टी20 के अंदर, 2 उसने 50 मारे, दोनों वाइल्ड चेजिंग मारे, एक में 90 नॉट आउट मारा है, एक में कुछ 70 ऑट नॉट आउट मारा है। सो ही इज़ इन अ फिनोमिनल टच। बैटिंग ऑर्डर के अंदर आप देख रहे होगे उनको नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए, जो भी करनी भी चाहिए उन्हें। उसके बाद डैरल मिचेल मौजूद हैं, सैम बिलिंग्स मौजूद हैं, दुनिया भर का एक्सपीरियंस लेके आते हैं। सो मिडिल ऑर्डर बड़ा पैक्ड है इनका एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ देयर स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद अगर हम बेंच पे भी देख लें सो वैसे प्लेयर्स मौजूद हैं इनके पास जो कि रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब अगर थोड़ी सी वीकनेसेस के ऊपर मैं बात कर लूँ तो भाई इनकी सबसे बड़ी वीकनेस और खामी मुझे जो लगती है टी20 क्रिकेट के हिसाब से वो ये है कि इनके पास कोई फिनिशर प्लेयर मौजूद नहीं है इन देयर होल स्क्वाड। फ्रॉस्टर को यस ये लोग सेम चीज के लिए लेके आए हैं, लेकिन यार फ्रॉस्टर जो है उसने अभी तक इतनी क्रिकेट नहीं खेली है। आई गेस ही इज अ साउथ अफ्रीकन, लेकिन उतनी क्रिकेट फ्रॉस्टर ने नहीं खेली हुई है इंटरनेशनल लेवल पे या लीग लेवल पे कि उनका एक्सपीरियंस उतना हो। उसको सेम रोल के लिए लेके आए कि वो फिनिश करेगा, लेकिन येट अगेन कहूंगा एक्सपीरियंस कम है, इतना कोई नाम नहीं है, इतनी वैलिड परफॉर्मेंसेज भी मौजूद नहीं है। उसके अलावा आप किसके ऊपर आयब कर सकते हैं टू फिनिश द इनिंग्स? डैरल मिचेल भी नहीं कर सकता, सैम बिलिंग्स भी नहीं कर सकता,
इसके अलावा अगर आप देखो एक ऑप्शन इनके पास बचता है अमाद बट की अगर आप 5-6 साल की परफॉर्मेंस देखो उसमें उसने कुछ खास किया नहीं है। यस 2021 तक वो बहुत नियर था पाकिस्तान का डेब्यू करने के लिए, लेकिन उसके बाद से उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन द हिल गई है, बॉलिंग में भी एंड एज वेल एज बैटिंग के अंदर भी। सो अमाद बट के ऊपर रिलायंस रहेगी, उम्मीद ये रहेगी इनकी कि वो किसी तरीके से परफॉर्म करे और इनकी टीम को वो रोल दे जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है। दैट इज वन ऑफ देयर वीकनेसेस। उसके बाद एक वीकनेस इनके कप्तान खुद एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर है, मोहम्मद रिजवान बैटिंग करेंगे टॉप ऑफ द ऑर्डर पे। 140 का स्ट्राइक रेट उनका, मतलब वो एक मैक्सिमम स्ट्राइक रेट अगर मैं बात करूंगा ना कि रिजवान ये अचीव कर सकता है, वो 145-50 की रेंज बस। अगर वो 100 करता है तो वो 60-65 गेंदों पे होती है, अगर वो 50 करता है वो 35 से 40 गेंदों के दरमियान होती है। एंड इस दफा जो पीएसएल के अंदर पिचेस बनने वाली हैं वो टोटल बैटिंग ट्रैक बनने वाले हैं। उसकी वजह जो मुझे एक समझ आ रही है वो यही है कि जब ना पाकिस्तान देखता है कि इंडिया कोई ट्रॉफी जीता है तो इनके दिल को लगती है जाके, और फिर वो देखते हैं कि इंडिया ने किया क्या है ट्रॉफी जीतने के लिए। तो इंडिया ने क्या किया, बैटिंग की है अपनी, 250 रन किए हैं, 230 रन किए हैं। तो पाकिस्तानीज भी यही चाहेंगे कि हम पीछे जाएं, जरा 250 करके देखें, 230 का वो एक्सपीरियंस लेके देखें, एंड उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए बनाएंगे पार्टी विकेट। ऑल्दो बड़े अच्छे बैटिंग विकेट्स बनते हैं पीएसएल के अंदर, लेकिन इस दफा मजीद जबरदस्त आपको विकेट्स देखने को मिलेंगे। एंड उसके ऊपर अगर रिजवान बैटिंग कर जाए 130-35 के स्ट्राइक रेट से तो ये क्रिमिनल है। मतलब मैं समझता हूं टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर आप पावर प्ले खेल रहे हो 130-35 अच्छी विकेट के ऊपर स्ट्राइक रेट से आप बैटिंग करो, सो ये अपनी टीम को लेट डाउन करने के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर इसके अलावा एक और मजीद इनका जो मसला है वो है बॉलिंग डिपार्टमेंट हैवीली डिपेंडेंट है सिर्फ और सिर्फ दो नामों के ऊपर, वो है नसीम एंड आमिर। स्पेशली मैं फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप फास्ट बॉलर्स देखें तो अब इनके पास स्क्वाड के अंदर आफ्टर जमान खान कोई एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है। अमाद बट बहुत अरसे से पीएसएल की क्रिकेट खेल रहा है, ऑलमोस्ट पहले पीएसएल से खेल रहा है, लेकिन उसके ऊपर रिलाई करना, एक वो ऐसा लड़का है जिसकी परफॉर्मेंस इतनी खास रही नहीं है। सो ये बड़ा ट्रिकी टास्क होगा फॉर मोहम्मद रिजवान की किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं आमिर नसीम शाह को। अगर मैं नसीम की भी बात कर लूँ तो वो तो रिदम रहा नहीं है नसीम का, अब ज़्यादातर रिलायंस उनकी कटर्स के ऊपर आ गई है, ये कटर वो करते रहते हैं। हालांकि पहले आप देखो तो ऑफ द विकेट भी मूवमेंट मिलता था, हवा के अंदर भी मूवमेंट मिलता था, लेकिन अब वो बात अनफॉर्चुनेटली रही नहीं है नसीम के अंदर भी। सो ये वीकनेसेस मुझे नज़र आती हैं। फिर इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैं देखूँ कि इस टीम के अंदर किन किन प्लेयर्स के पास अपॉर्चुनिटी है टू प्रूव देमसेल्फ, उसमें से पहला नाम मेरे लिए अब्दुल्ला फजल है, क्योंकि ये वो बंदा है जो कि कायदे आजम ट्रॉफी का भी परफॉर्मर है, ये वो बंदा है जो कि नेशनल T20 का भी परफॉर्मर है। तो मैं इसको देखूंगा कि ये किस तरीके से, अगर तो इनको चांस मिलता है तो ये कैसे परफॉर्म करते हैं। ऑल्दो आई डोंट थिंक इतना चांस बनेगा, क्योंकि जैक फ्रेजर मगग को लेके आए हैं ये लोग, इसकी वजह से अब्दुल्ला ओपन नहीं कर पाएगा। एंड फिर मिडिल ऑर्डर में खिलाना एज एन ओपनर वो थोड़ी सी ज्यादती होगी अब्दुल्ला के साथ भी, एंड टीम भी ये समझती है बात। सो अब्दुल्ला का मेरा नहीं ख्याल इतना कोई खास चांस बनेगा, लेकिन जहां पर भी बना है इनका चांस वहां पर इन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं फॉर द टीम। फिर उसके बाद कामरान गुलाम को आई विल बी वॉचिंग आउट, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको पता है पाकिस्तान नीड्स अ बैट्समैन जो कि तेज भी करे बारी, जो कि स्टेबल भी करे बारी। सो ऐसा प्लेयर पाकिस्तान को चाहिए, और पाकिस्तान विल बी लुकिंग एट कामरान गुलाम। जिस तरीके की उनकी नेशनल T20 की परफॉर्मेंस है, अगर वो उसको रेप्लिकेट करेंगे ना इन दी पीएसएल, सो आप देखें फिर आवाज भी बनेगी, हवा भी बनेगी, कामरान को टीम में लेके आया जाए। जब वो टीम में आए थे परफॉर्मेंसेज अच्छी थी उनकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन वापस से एक चांस बनाए, यहाँ पे परफॉर्मेंस लाजमी है उनकी। फिर उसके बाद अगर मैं तीसरे नंबर पे अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो वो है लेगी साद मसूद के पास। ऑब्वियसली पाकिस्तान की कैप मिली है, लोग देख रहे होंगे उन्हें कि भाई इस पीएसएल में साद कैसा परफॉर्म करता है। एंड साद के लिए भी ये थोड़ा सा इजी वे है, क्योंकि लास्ट 2 सीजन साद ने विद शादाब खान खेला है, और शादाब खान के होते हुए किसी भी लेग स्पिन ऑलराउंडर को पूरी अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं मिल सकती। सो इट इज अ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम कि वो नहीं है शादाब, और उसके ना होते हुए इसकी परफॉर्मेंसेज हाईलाइट भी होंगी एंड प्रॉपर चांस भी मिलेगा। तो साद के पास एक बहुत बहुत वैलिड एंड बड़ी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है उसका। लेट्स होप कि वो अच्छे से इसको निभा पाए। यहाँ पे अगर परफॉर्म करेगा सो नाम आपको पता है पीएसएल के बाद बड़ी तेजी से ही ऊपर जाता है। एक 11 जो कि पिंडीज की हम लोग बनाएं तो वो कैसी दिखेगी, ये मेरा ओपिनियन है, ऑब्वियसली आप अपना शेयर कर सकते हैं। तो मैंने जो 11 बनाई है उसके अंदर मोहम्मद रिजवान एंड जैक फ्रेजर मगग ये दोनों ओपन करेंगे, फॉलोड बाय यासिर खान। ये एक ऐसा लड़का है जो कि पता नहीं कब से 2020-2021 आपको डोमेस्टिक क्रिकेट से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। सो यासिर की भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे डोमेस्टिक के लड़के पीएसएल में आके एस करें ताकि इनकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो। फिर उसके बाद नंबर 4 पे आपके पास कामरान गुलाम मिल जाएंगे, नंबर 5 डैरल मिचेल, नंबर 6 सैम बिलिंग, साद मसूद आपके पास नंबर 7 है, 8 पे रिशाद हुसैन है, 9 पे अमाद बट है, 10 पे मोहम्मद आमिर एंड 11 पे नसीम शाह। इसके अंदर मुझे एक ही मसला वो जो मैंने आपको इनकी वीकनेस के अंदर बताया कि यार कोई
ऐसा फिनिशर मौजूद नहीं है जिसको आप बोलो कि हाँ यार ये बैटिंग करने आएगा ना तो ये 220 के स्ट्राइक रेट से आराम से स्ट्राइक कर सकता है। ना तो वो कैपेबिलिटी बिलिंग्स के अंदर है ना मिचेल के अंदर है। ये लोग वो प्लेयर हैं जो टाइम लेते हैं, टाइम लेने के बाद वो इनिंग्स को तेज करते हैं। सो यस, ये मसला जरूर रहेगा, लेकिन इस 11 के अंदर फायदे और बहुत अच्छे एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है मैंने। 3 फास्ट बॉलर्स आपको मिल जाएंगे अमाद, नसीम, आमिर की सूरत में। इसके अलावा 2 मेन बॉलर्स हैं आपके पास, स्पिन बॉलर्स साद मसूद एंड रिशाद हुसैन। इसके बाद कामरान गुलाम थोड़ी सी बॉलिंग कर सकते हैं, मिचेल थोड़ी सी बॉलिंग कर सकते हैं, और वो रिजवान के ऊपर है कि वो किस तरीके से अपने जो पार्ट टाइमर्स हैं उनको इस्तेमाल करें। रिजवान ओवर दी पार्ट टाइमर से बड़ा अच्छा काम लेता रहा है, स्मार्ट कैप्टनसी करता रहा है रिजवान, स्पेशली इन PSL मुल्तान सुल्तान के लिए जब खेलते तो आपने देखा था खुशदिल शाह से किस तरीके से वो बॉलिंग करवाते थे एज अ पार्ट टाइमर। सो रिजवान के पास वो एक्सपीरियंस जरूर मौजूद है कि हाउ टू लीड द टीम, हाउ टू बोल विद द पार्ट टाइमर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर मोहम्मद रिजवान एज वेल। सो ये टीम, इनकी ये एनालिसिस एंड ये मेरे ख्याल से 11 होनी चाहिए। आपके ख्याल में क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं पिंडी के स्क्वाड की, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बहरहाल इस टीम को मैं कहाँ जाता हुआ देख रहा हूँ, इस टीम को मैं ग्रुप स्टेजेस में नॉकआउट होता हुआ देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता ये टीम सुपर 4 के अंदर जा पाएगी। आपका क्या ख्याल है इस टीम के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।